हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूँ आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो दिस इज द रिवीजन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ आईएससी चैप्टर डिमांड। अपने पढ़े हैं सबसे पहले डिमांड का मीनिंग, क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर्स will buy or are willing to buy and able to buy at a particular price at a particular point of time. willingness, ability, particular price और particular point of time डेफिनेशन में लिखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अपने पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसका है? एल्फ्रेड मार्शल का, इसीलिए इसको मार्शलियन लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स एंड वाइसी वर्सा। एक बात नहीं भूलना है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट लगाना। बिकॉज जब अपने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं तो अपने सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन पढ़ रहे हैं, अदर थिंग्स को अपने चुपचाप बैठा के रखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कमोडिटी का, एक कंज्यूमर का डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पर उसका क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा एक कंज्यूमर का। बट मार्केट डिमांड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब अलग अलग कंज्यूमर्स का एक कमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइसेस पर क्या क्या डिमांड होगा, दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट। फिर हम लोग पढ़े थे देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सांटे एंड एक्सपोस्ट। एक्सांटे मतलब फ्यूचर, ट्रिक याद रखना, आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है ना। तो एक्सांटे डिमांड मतलब एस्टिमेटेड डिमांड इन द अपकमिंग फ्यूचर, है ना, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब एक्चुअल डिमांड, ठीक है। उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बाद, एक्सांटे एक्सपोस्ट के बाद हम लोग पढ़े थे जॉइंट डिमांड। जब दो कमोडिटीज को आप साथ में यूज करते हो या खरीदते हो ना, दैट्स कॉल्ड जॉइंट डिमांड। जैसे जैसे आप बोल सकते हो कार पेट्रोल, पेन रिफिल, ये सब चीज़, ठीक है सर। ये हो गया जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड के बाद एक कॉन्सेप्ट है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है इनडायरेक्ट डिमांड, वो कमोडिटीज जो आप डायरेक्टली डिमांड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट डिमांड होता है घर के लिए, बट घर बनाने के लिए सीमेंट, पत्थर, ये सब यूज होता है। तो ये सीमेंट, पत्थर, लेबर, इन सब का डिमांड जो है वो इनडायरेक्ट डिमांड है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। उन गुड्स के लिए डिमांड जिनका यूजेस मल्टीपल हो, जैसे मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, कंपोजिट डिमांड। इसके बाद अपने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जब अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ते हैं तो सबसे पहला था ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड अपने जानते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा एंड वाइसी वर्सा। डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इनवर्स रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटा। सेकेंड फैक्टर जो हम लोग पढ़े थे वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जहाँ पे अपना क्लास खत्म हुआ था। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में रिलेटेड कमोडिटीज दो तरीके के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हम साथ साथ हैं, और सब्स्टिट्यूट मतलब हम दोनों हैं अलग अलग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो एक साथ यूज होते हैं, जिनके लिए जॉइंट डिमांड होता है। कार पेट्रोल, तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दोनों का डिमांड गिरेगा। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस का इम्पैक्ट। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में क्या होता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी इंक्रीज होगा एंड वाइसी वर्सा। समझ गए? तो मतलब सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके कंपटीशन का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो ये था समरी इन लेस देन 4 minutes ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। ओके, सो नाउ वी आर रिवाइजिंग सेकेंड क्लास ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स। इसमें अपने क्या पढ़े थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड से शुरू किए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में सबसे पहले अपने पढ़े थे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जहां अपने पढ़े कि अगर एक कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा एंड वाइसी वर्सा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 2 था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। रिलेटेड कमोडिटीज़ को अपने दो पार्ट्स में बांटे थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कि दो गुड्स जो यूज्ड जॉइंटली होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे के दुश्मन है, टी एंड कॉफ़ी। तो भाई रिलेटेड गुड्स में ऐसा है कि जब प्राइस ऑफ एक रिलेटेड गुड बढ़ेगा, लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री का बात करें, तो अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा, लेट्स से कार का प्राइस बढ़ा, तो दूसरे गुड यानी कि पेट्रोल का डिमांड कम होगा। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्स रिलेशनशिप।
और अगर अपने बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है ये कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा, राइट। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। थर्ड पॉइंट वॉज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो 3 तरीके की चीज़ें होती है डिपेंडिंग अपॉन द गुड, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड या इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी। नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन यानी कि डिमांड बढ़ेगा। इन्फीरियर गुड है, अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप इन्फीरियर परचेज नहीं करना चाहोगे, तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा। और अगर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ है जैसे सॉल्ट या मैच बॉक्स, तो इनकम बढ़ने के साथ हो सकता है मे बी शुरुआत में डिमांड हल्का सा बढ़े, बट इवेंचुअली इट विल बिकम कांस्टेंट और एक स्ट्रेट लाइन एकदम वर्टिकल लाइन मिलेगा आपको जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस से। ये हो गया 3 फैक्टर्स। फोर्थ फैक्टर है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑब्वियसली अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ द कमोडिटी जा रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, अगेंस्ट द कमोडिटी जा रहा है तो डिमांड घटेगा। सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें अपने ये पढ़े थे कि भाई आज अगर वुलन क्लॉथ्स है ठंड में चलेगा, कॉटन क्लॉथ्स या हल्का कपड़ा समर में चलेगा, तो अकॉर्डिंगली उनका डिमांड बढ़ जाता है। रेनकोट्स और अम्ब्रेलास का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है रेनी सीजन में, राइट। तो ये एक चीज़ है। फिर हम लोग पढ़े थे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब वो चीज़ें या वो पॉइंट्स जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। सबसे पहला था रॉबर्ट गिफन का दिया हुआ गिफन पैराडॉक्स, गिफन गुड्स भी बोलते हैं जिसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टोरी याद कर लीजिए, जहाँ पे 2 तरीके के गुड्स बिकते थे, एक ब्रेड और एक चिकन। चिकन लग्जरी आइटम था, ब्रेड डे टू डे बेसिस पर आइटम था। जब ब्रेड का प्राइसेस बढ़ा तो लोगों को लगा यार अब चिकन खाने की वजह से क्या होगा कि हम लोग डे टू डे नेसेसिटी को ही पूरा नहीं कर पाएंगे, तो लोगों ने चिकन बंद किया या कम किया और चिकन पे जो पैसा लगाते थे वो भी ब्रेड पे लगाने लगे। हुआ ये कि प्राइस जो ब्रेड का बढ़ा था उसकी वजह से पहले के मुकाबले डिमांड भी बढ़ गया था ब्रेड का, बिकॉज लोगों ने अपना सारा पैसा जो है जो पहले लगाया करते थे चिकन पे अब वो ब्रेड पे लगाने लगे थे। याद रखना गिफन गुड्स एक इन्फीरियर गुड्स का कैटेगरी होता है। मूविंग ऑन, अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़े थे बैंड वैगन इफेक्ट, जहां अगर प्राइस बढ़े ही बेसी हो, अगर एक प्रोडक्ट सबके पास है तो अपने को भी मांगता। स्नॉब इफेक्ट, जहां पे अपने को प्रोडक्ट इसलिए चाहिए बिकॉज किसी और के पास नहीं है। वेबलिन इफेक्ट, जहां पे हम लोग को सोसाइटी में एक प्रेस्टीज के लिए डायमंड ज्वेलरी ये सब हायर प्राइस पर भी अपने खरीदते हैं, ठीक है। फिर एक था कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर को लग रहा है कि भैया कोई चीज़ का प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो आज भले ही उस चीज़ के प्राइस को कुछ नहीं हुआ बट फिर भी डिमांड वो बढ़ा देता है, ठीक है ना। सो दिस आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस कंप्लीट्स अवर रिविजन ऑफ सेकेंड क्लास। ओके, अपने आईएससी इकोनॉमिक्स डिमांड के पार्ट 3 को भी रिवाइज कर रहे हैं। पार्ट 3 में अपने 2 टॉपिक्स कवर किए थे मेन, एंड डिमांड वाज ओवर। नंबर 1 मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट एंड नंबर 2 रीजंस बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट को अपने पहले याद रखेंगे कि मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं और शिफ्ट को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। जब अपने बात मूवमेंट इन डिमांड का बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि मूवमेंट ऑफ डिमांड होता है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी के खुद के प्राइस में बदलाव आए जिसकी वजह से क्वांटिटी में बदलाव आए, दैट्स कॉल्ड मूवमेंट। अब मैं चलता हूँ शिफ्ट के पास। शिफ्ट में अपने ओन प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं और शिफ्ट में होता क्या है कि किसी और फैक्टर की वजह से, इट में बी इनकम, इट में बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शिफ्ट आता है डिमांड कर्व में, ठीक है। मूवमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट के 2 टाइप्स होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। जहाँ तक दोस्तों बात मूवमेंट का है, जब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है तो डिमांड राइज होता है प्राइस गिरने की वजह से, और अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व हम लोग डाउनवर्ड मूव करते हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन के केस में अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व हम लोग अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। रहा बात शिफ्ट का, तो शिफ्ट का 2 टाइप्स होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज में डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये तो रहा अपना मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। अब रीजंस बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अपने लोग प्राइमरीली 4 रीजंस पढ़े थे। नंबर 1 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इनका कहना था कि भाई जब आप एक कमोडिटी को मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हो, जब आप एक कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हो ना, तब होता क्या है
कि आपका डिज़ायर टू परचेज मोर या डिज़ायर टू कंज्यूम मोर गिरते जाता है, बिकॉज आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो फर्स्ट यूनिट में मैक्सिमम होता है, उसके बाद वाला में उससे कम, उसके बियॉन्ड उससे भी कम। मार्जिनल का मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये गिरते जा रहा है तो आप एडिशनल कमोडिटी तभी कंज्यूम करना चाहोगे जब उसका प्राइस कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशनल कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन आपको कम मिल रहा है तो प्राइस आप कम देना चाहोगे। सो दैट एक्सप्लेन्स नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे इनवर्स रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अपने बात करते हैं इनकम इफेक्ट का, तो इनकम इफेक्ट के केस में क्या होता है कि 2 तरीके के इनकम होते हैं, एक होता है नॉमिनल इनकम और एक होता है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम वो होता है जो एक इंडिविजुअल का हाथ में पैसा आता है, वो मान लीजिए आपके हाथ में 10,000 पर मंथ आता है, वो आपका नॉमिनल इनकम है। रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर, उस नॉमिनल इनकम का से आप कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीद सकते हो, दैट रिप्रेजेंट्स योर रियल इनकम और परचेजिंग पावर। तो अब होता क्या है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बेसी होगा तो नॉमिनल इनकम कुछ भी हो, इंडिविजुअल का परचेजिंग पावर या रियल इनकम आप बोल लो गिरेगा। सर सही है, रियल इनकम गिरना क्वांटिटी गिरेगा, रियल इनकम का गिरना मतलब क्वांटिटी जो आप परचेज कर सकते हो वो कम होगा। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरा। नेक्स्ट है अपने लोग का, तो याद रखना इनकम इफेक्ट को लेना देना है किससे? रियल इनकम से। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भाई ये बोलता है कि आज अगर एक कमोडिटी का प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, मान लीजिए प्राइस गिरता है, तो वो अपने सब्स्टिट्यूट से चीपर हो गया तो लोग उसको खरीदने लगते हैं और ज़्यादा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। एंड लास्टली सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कुछ कमोडिटी होते हैं दोस्तों जिनका सेवरल यूजेस होता है, तो अगर एक कमोडिटी का सेवरल यूजेस है ना दोस्तों, तो होता क्या है जी कि सेवरल यूजेस होता है, अगर प्राइस कम है तो आप उसको लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट दोनों यूजेस पे लगाते हो, बट अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको यूज़ करते हो ओनली फॉर मोर इंपॉर्टेंट पर्पसेस, लेस इंपॉर्टेंट के लिए आप यूज़ नहीं करते हो। एंड दैट एक्सप्लेन्स अनदर रीज़न वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूँ आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके फर्स्ट पार्ट का अपने रिविजन कर रहे हैं। अपने पढ़े कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव फेनोमेनन है। क्वालिटेटिव का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड आपको ये तो बता देता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कमेगा, एंड वाइसी वर्सा, मतलब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बट वो आपको कभी ये नहीं बोलता कि बाई हाउ मच, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव नेचर का है, ये आपको बाई हाउ मच का भी अंदाज़ा देगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर मैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं, जो हमने पढ़ा था, तो अपने पढ़े थे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ऐसे तो मल्टीपल वेज से कैलकुलेट किया जा सकता है प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, ये सब मेथड्स हैं। बट अपने पढ़े थे क्या कि अगर आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर द मोस्ट फेमस परसेंटेज मेथड, तो द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आपका वैल्यू आएगा ना, वो नेगेटिव आएगा, दैट इज विद अ माइनस साइन। वो इंडिकेट करता है, वो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है सर? वो इंडिकेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ओके, और बताइए सर, अब जैसे मान लीजिए इलास्टिसिटी का वैल्यू आया लेट्स से 1.5, तो अब अगर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1.5 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस 1% से चेंज होगा, तो इलास्टिसिटी कितना आया था आपका 1.5, तो हर 1% प्राइस का चेंज के लिए डिमांड 1% इंटू 1.5 जो कि इलास्टिसिटी का वैल्यू है, दैट इज 1.5% चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं दोनों को एक साथ जोड़ के बोलूँ -1.5 का मतलब, तो इसका मतलब है अगर प्राइस 1% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 1.5% से घटेगा, एंड वाइसी वर्सा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो कि इन्फीरियर गुड्स के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने सम्स किए थे, एक टॉपिक अपने पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहला पॉइंट था पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। आज कोई कमोडिटी का कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो कि नहीं? अगर कर सकते हो तो इलास्टिक डिमांड है,
पोस्टपोन नहीं कर सकते, अभी के अभी चाहिए, तो इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि किसी भी प्राइस पर आप खरीदोगे। याद रखना, किसी भी चीज़ को इलास्टिक या इन इलास्टिक बोलने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो सकता है तो इलास्टिक है, प्राइस के मुकाबले क्वांटिटी ज़्यादा परसेंट से चेंज नहीं हो सकता तो इन इलास्टिक है। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़े, सर क्या पढ़े अपने उसके बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग का ही मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले था अपने लोग का पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, दूसरा था कमोडिटी का नेचर, आई मीन कि इज इट एसेंशियल और लग्जरी, क्योंकि एसेंशियल है तो आपका डिमांड इन इलास्टिक होगा, प्राइस बढ़े या घटे आपको तो लेना ही है, बट लग्जरी है तो आप लेट्स से फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। नेक्स्ट है हैबिट, अगर कोई चीज़ का अपने को हैबिट लग जाता है तो अपने लिए प्राइस मैटर नहीं करता, तो उसके लिए जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इन इलास्टिक होगा, बट उल्टा होगा अगर आपको उस चीज़ का हैबिट नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर अपने देखे थे कंज्यूमर का इनकम लेवल। अब अगर एक पर्सन का इनकम लेवल हाई है तो जस्ट बिकॉज एक सामान का दाम बढ़ गया तो उसका डिमांड अफेक्ट नहीं होने वाला, तो उस केस में इन इलास्टिक होता है, बट अगर लो इनकम है तो डिमांड जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये है पूरा का पूरा पिक्चर ऑफ आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है ना, ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बाकी अपने सम्स किए थे। हाँ जी, ये रिवीजन चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट के साथ अब हम लोग आगे बढ़े थे और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग फोकस किए थे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब है कि अगर कमोडिटी का प्राइस 1% से बदलेगा तो क्वांटिटी कितने परसेंट से बदलेगा वो आपको इलास्टिसिटी बताता है। सर कैसे निकाला जाता है, इलास्टिसिटी का जो भी वैल्यू है वो प्राइस का परसेंटेज चेंज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्वांटिटी का जो चेंज है परसेंटेज चेंज वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल इलास्टिसिटी -2 आया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी -2 आया, इसका मतलब अगर प्राइस 5% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी 5% इंटू 2 10% से घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट्स करता है उल्टा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब परसेंटेज मेथड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी 5 तरीके के होते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मैं बात करूं तो जब प्राइस ना के बराबर बदले फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड जोरों शोरों से बदले, फिर से बोल रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस ना के बराबर बदले पर क्वांटिटी जोरों शोरों से बदले या क्वांटिटी बदले, तो इससे क्या होता है, आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आता है वो इन्फिनिटी आता है, कि प्राइस ना के बराबर बदलने से भी इलास्टिक जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बदल गया। ठीक है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है कि नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक ठीक उल्टा है, इसका कहना है कि यार प्राइस जितना से भी बदल जाए क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाला नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 होती है, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 होती है, और एक वर्टिकल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब बदलता तो दोनों है, क्वांटिटी भी और प्राइस भी, बट प्राइस का जो परसेंटेज चेंज है वो क्वांटिटी से कम रहता है। कहने का मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिसिटी की वैल्यूज का, इट इज आफ्टर टेकिंग मॉड्यूलस साइन। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का, तो यहां पर जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, ये एसेंशियल्स में होता है। और फाइनली हम लोग सीखे थे कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस एक बराबर हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आपकी आती है 1। ठीक है ना, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप रेक्टेंगल बनाओगे उसका एरिया दोस्तों सेम रहने वाला है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 2। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी अपने पढ़े थे, जिसका टेक्निक आप लोगों को मैंने बता दिया था कि भैया क्वांटिटी जोरों से चेंज हो सके तो इलास्टिक है, नहीं चेंज हो सके तो इन इलास्टिक है। दैट्स इट फॉर द क्लास 2 रिविजन।
एक बार सम अप कर लेते हैं सारे फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है नेचर ऑफ कमोडिटी। तो अगर कमोडिटी असेंशियल है, ज़रूरी है, तो डिमांड इनइलास्टिक होगा, पर लग्जरी है तो इलास्टिक होगा। पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा, बट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो डिमांड इनइलास्टिक होगा। नंबर 3, इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल्स हाई है तो डिमांड प्राइस चेंज से फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड इनइलास्टिक होगा। बट अगर इंडिविजुअल का इनकम लेवल कम है तो वो बहुत प्राइस सेंसिटिव रहेगा और डिमांड उसका इलास्टिक होगा। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशंस। अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, जैसे मेडिसिन, तो डिमांड उसकी इनइलास्टिक होगी, बट अगर किया जा सकता है तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा। एंड फाइनली नंबर 5, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड में बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है किसी चीज़ का, तब हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो डिमांड इलास्टिक होगा। बट अगर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है तो उस सिनेरियो में दोस्तों जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपका, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी करते थे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो देखा जाएगा। ठीक है सर, तो इनकम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब सर जब हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बातें करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ केसेस आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव इलास्टिसिटी हो सकती है, कुछ केस नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की हो सकती है। अगर आप दिमाग लगाएं, अगर मान लीजिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है सर, तब होती है जब हम लोग नॉर्मल गुड्स जैसे क्लॉथ्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन सब से डील कर रहे होते हैं, राइट। बट वहीं पर अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपका इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो गिरने लगा। इसका मतलब अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, इसका अर्थ केवल ये है कि प्रोडक्ट्स इंफीरियर थे, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर प्रोडक्ट्स के लिए होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी में दो अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिस्कशन हो रहा है। अगर मान लीजिए आपका जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब है कि अगर बी का प्राइस बढ़ता है तो ए का डिमांड बढ़ता है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट है। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ रही है मतलब प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट है, बट वहीं पर अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रही है तो प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आपका जैसे आपका टी एंड शुगर हो गया, राइट, कार एंड पेट्रोल हो गया, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दोनों का डिमांड घटता है। आई रिपीट, सब्सटीट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूँ आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो दिस इज सप्लाई क्लास 1 का ऑडियो रिवीजन नोट। सबसे पहले पढ़े डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग टू द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखिएगा, स्टॉक एंड सप्लाई दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। स्टॉक आपको ये बताता है कि प्रोड्यूसर के पास बेचने के लिए प्रोडक्ट रेडी कितना है, बट सप्लाई आपको ये बताता है कि उसमें से प्रोड्यूसर कितना जो है वो बेचने के लिए ऑलरेडी तैयार है, कितना प्रोड्यूसर बेचने के लिए ऑलरेडी तैयार है, वो होता है सप्लाई। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जहाँ तक सवाल है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का, अपने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे नंबर 1 ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। टैक्सेस अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड देयरफॉर सप्लाई घटेगा।
सब्सिडी अगर गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है जिससे कॉस्ट कम होता है, गवर्नमेंट खुद कॉस्ट बियर कर लेती है कुछ प्रोडक्ट्स का, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, सप्लाई विल इंक्रीज। टेक्नोलॉजी अगर आप नया यूज़ कर रहे हो तो क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज, ओल्ड एंड ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो सप्लाई विल फॉल। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोग किसी एक कमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइजेस पर क्वांटिटी सप्लाइड बाय वन सप्लायर स्टडी करते हैं। मार्केट सप्लाई में सम टोटल ऑफ सप्लाई बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स अपने टोटल करते हैं टू अराइव एट मार्केट सप्लाई, ऑब्वियसली एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वो था टाइम पीरियड एंड सप्लाई। वेरी शॉर्ट पीरियड होता है नंबर वन, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। शॉर्ट पीरियड जहाँ पे सप्लाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंक्रीज किया जा सकता है। लॉन्ग पीरियड जहाँ पे सप्लाई आप कितना भी चेंज कर सकते हो। वेरी शॉर्ट पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं, शॉर्ट पीरियड में कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल, और लॉन्ग रन में जो है आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले था रेयर कमोडिटीज, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, आप कितना ही इसका प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज मोर देन वन, एक ही ओरिजिनल मोनालिसा पेंटिंग रहने वाली है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड, कितना भी आप प्राइस ऑफर कर दो सामने वाले को, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, सो ये भी एक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है। और तीसरी बात, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, जहाँ पे इनिशियली वेज रेट बढ़ने से लेबर और ज़्यादा देर आपके लिए काम करता है, बट ग्रेजुअली वेज रेट जब काफ़ी हाई हो जाते हैं तो वर्कर लोग कम काम करता है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रेफर करता है, रेस्ट प्रेफर करता है ओवर वर्क एंड मनी। रीजंस बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे नंबर वन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, जिससे एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाते हैं। दूसरा, न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करते हैं जब वो लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है। एंड थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने इधर पे समझा था, वो आप लोग को था कि चेंज इन स्टॉक, मतलब पहले जब प्राइसेस कम थे तो प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक में रख रखे थे, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो लोग स्टॉक से अपना प्रोडक्ट को रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, ये था व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वाइसी वर्सा भी ट्रू है। सप्लाई कर्व कैसा होता है शेप, अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो दैट्स द रिवीजन ऑफ फर्स्ट क्लास सप्लाई। ओके, सो ये सप्लाई पार्ट 2 का रिवीजन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें अपने समझे थे सबसे पहला कॉन्सेप्ट मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ सप्लाई। आपको याद दिला दें कि कभी भी अपने जब मूवमेंट ऑफ सप्लाई का बात करते हैं तो मूवमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने तब स्टडी करते हैं जब सप्लाई में राइज या फॉल हो रहा है, जब सप्लाई में राइज या फॉल हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब मूवमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। शिफ्ट तब होता है जब देयर इज अ चेंज इन सम अदर फैक्टर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। मूवमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। शिफ्ट दो तरीके के होते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, याद रखिएगा मूवमेंट में जब सप्लाई राइज होता है उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, सप्लाई फॉल होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। शिफ्ट में जब सप्लाई राइज होता है तो इंक्रीज बोलते हैं, फॉल होता है तो डिक्रीज बोलते हैं। मूवमेंट में अलोंग द सेम कर्व अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएंगे। शिफ्ट में सेम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा अगर इंक्रीज है तो, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा अगर डिक्रीज है तो। दैट वाज मूवमेंट एंड शिफ्ट। फिर अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसका मतलब था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें यह बताता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस 1% से चेंज हो रहा है, 1% से, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने % से चेंज हो रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है।
ठीक है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू क्वांटिटी सप्लाइड माइनस ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कंप्यूट करेंगे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन ऑफ द सेकेंड क्लास सप्लाई। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूँ आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो ये पूरा रिकॉर्डिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, इकोनॉमिक्स पूरा चैप्टर अपने इसमें कवर कर लेंगे। सबसे पहले मीनिंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्त एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कंज्यूमर हटना नहीं चाहेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमर कीपिंग इन माइंड कंज्यूमर का इनकम। बात नंबर 1। नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे अराइव करने के 2 रास्ते होते हैं, कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिग्स एंड एलन। कार्डिनल अप्रोच जो अल्फ्रेड मार्शल भाई दिए उसमें अपने को सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना पड़ेगा, जो ये बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है एक एडिशनल यूनिट की वजह से वो गिरते चला जाता है, जिसको डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे होते हैं 2 तरीके का वर्ल्ड हो सकता है, 1 कमोडिटी वर्ल्ड, 2 कमोडिटी वर्ल्ड। 1 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? तब आता है जब कमोडिटी का प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इक्वल होता है, मतलब जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल रहता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एमयू कर्व आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप बात करोगे 2 कमोडिटी वर्ल्ड का, तो द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज MUX by PU, MUX by PX इक्वल्स टू MUY by PY। इसका मतलब हर 1 रुपया से जो प्रोडक्ट X का मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, वही 1 रुपया से प्रोडक्ट Y का भी मेरे को यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी मिलना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन में MUX by PX और MUY by PY इक्वल हो। मान लो कि 3 यूनिट्स ऑफ X 5 यूनिट्स ऑफ Y एंड 5 यूनिट्स ऑफ X 7 यूनिट्स ऑफ Y। ऐसा हो ही सकता है, एग्जाम्पल आपको ऐसा ही लेना है। तब आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका इनकम, उस पर खर्चा कितना हो रहा है वो भी देखना है। X का पर यूनिट का दाम दिया हुआ रहेगा, Y यूनिट का पर यूनिट का दाम दिया हुआ रहेगा। फिर आप देखो आपका टोटल खर्चा जो है वो आपकी पोटेंशियल के अंदर है या नहीं है। अब जिधर पे भी आपका टोटल इनकम के बराबर होगा या इनकम के विद इन होगा, वो आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट नहीं, वो जो आपका इनकम को मद्देनज़र रखते हुए सही कॉम्बिनेशन सेट हो रहा होगा। मूविंग ऑन, जब अपने चलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे, ऑर्डिनल अप्रोच बाय डिफ़ॉल्ट ही 2 कमोडिटी वर्ल्ड का होता है, 1 कमोडिटी का कोई चक्कर ही नहीं है। हिग्स एंड एलन ने ये अप्रोच दिया है, जिसके लिए 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ है। एक ऐसा कर्व है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ को ज्वाइन करवाता है, दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और बजट लाइन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ लेकिन which cost the same, which don't give the same level of satisfaction, which cost the same to the consumer. Next, इसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो हम लोग समझे थे इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज कमोडिटी एक्स का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए वाई का कुछ यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। और क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉन्स्टेंटली डिमिनिश होता रहता है, जैसे जैसे आपका एक्स कमोडिटी का क्वांटिटी आपके पास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो वाई आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगे वो कम होते जाएगा। इसीलिए डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से कांस्टेंट, मतलब जो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन वाला शेप है वो आपको मिलता है। सर बजट लाइन का कैसा शेप होता है?
स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग। कारण क्या कि यहाँ पर जो आपका एक्सचेंज होता है वो कांस्टेंट होता है। सर स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसे निकलता है? जो भी कमोडिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है उसका प्राइस बाई जो भी कमोडिटी वाई एक्सिस पे है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं बाय द वे। और दूसरा तरीका, कितना यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किया बाई डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स आपने गेन किया एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ये भी स्लोप ऑफ आपका बजट लाइन ही देता है। इसके बाद सर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? इक्विलिब्रियम दोस्तों उस पॉइंट पर आता है जहाँ पर जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा होना चाहिए। ये बात आपको भूलने का नहीं है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पूछा जा सकता है कि क्या दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ कर देंगे। और एक बात याद रखिएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो दैट्स इट। यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपका रिवीजन। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूँ आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो ये प्रोडक्शन का ऑडियो नोट अपने तैयार कर रहे हैं। प्रोडक्शन का सबसे पहले आप लोग मतलब समझो कि प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएटिंग यूटिलिटी। किसी भी तरीके का आप यूटिलिटी क्रिएट करो, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या सर्विस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है वेयर हाउसिंग। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। और सर्विस यूटिलिटी में डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज सब आ गए। अच्छा, इसके बाद अपना आता है टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, कोई भी फंक्शन रिलेशन एक्सप्रेस करता है बिटवीन टू चीज। नंबर वन, वो फैक्टर मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और वो फैक्टर्स जो उस कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते हैं। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। क्योंकि आप सोचो जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या अफेक्ट करेगा? इनपुट। तो द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन के दो मायने होते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो समय है या वो टाइम पीरियड है, आप लोग समझ लीजिए, जहां पर आप लोग के कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। मतलब जो प्रोडक्शन है आप इंक्रीज तो कर सकते हो बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि फिक्स फैक्टर को आप बदल ऑब्वियसली नहीं सकोगे। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रोडक्शन जितना चाहे उतना बदल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि शॉर्ट और लॉन्ग रन कोई एक टाइम पीरियड से डिफाइन नहीं होता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, ये आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझे थे कि शॉर्ट रन में क्या लॉ ऑपरेट करता है, लॉन्ग रन में क्या लॉ ऑपरेट करता है। तो देखिए, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का एक लॉ ऑपरेट करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। वहीं पर अपने लोग अगर बात करें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में अप्लाई होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो उसको अपने समझेंगे। उसको समझने से पहले, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने से पहले अपने 3 कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। देखिए, जब आप एक सर्टेन यूनिट्स ऑफ लेबर को हायर कर रहे हो, यानी कि वेरिएबल फैक्टर को हायर कर रहे हो और उसको फिक्स फैक्टर पे लगा रहे हो, तो कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। जो टोटल आउटपुट जनरेट हुआ बस उसी को आप टोटल प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है ना। फिर आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल वर्ड कभी भी इकोनॉमिक्स में आए, इसका मतलब है चेंज ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट। तो आप मान लो कि मैं 5 लेबर्स को काम पे लगाया, तब मेरा 100 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था। जब मैंने 6th लेबरर को काम पर लगाया तो टोटल 6 लेबरर्स मिलके 110 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, 5 में 100 आउटपुट था, 6 लेबरर्स में 110 आउटपुट हो गया। तो सर ये निकल कर आ रहा है कि ड्यू टू वन एडिशनल लेबरर एम्प्लॉयड आपका आउटपुट 100 से 110 यानी कि 10 यूनिट से बदला। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 6th लेबर, क्योंकि आपने 6th लेबर को ऐड किया था, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एडिशनल प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट्स होगी। तो मतलब कि अगर कभी भी आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 6 लेबर निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5 करना है। अच्छा सर,
इसके बाद हम लोग मूव करते हैं एवरेज प्रोडक्ट पे। एवरेज प्रोडक्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि टोटल प्रोडक्ट जो भी हुआ है डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। जैसे मेरे एग्जांपल में जब 5 लेबरर्स थे तो 100 आउटपुट था, तो 100/5 आपका हो गया 20 यूनिट्स, पर जब 6 हुए तो 110, तो 110/6 आप करके देख लो, वो आपका एवरेज प्रोडक्ट है। खैर अब अपने आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर, जो कि शॉर्ट रन में ऑपरेट करने वाला लॉ है। इसे रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोस्तों बोलता है कि जब आप लोग एक फिक्स फैक्टर पर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते हो, जैसे फिक्स फैक्टर मान लीजिए लैंड, जमीन है, तो अब जब जमीन पर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, लेट्स से लेबर, आप अप्लाई करते जा रहे हो ना, तो जो टोटल प्रोडक्टिविटी है पहले तेजी तेजी से जोश जोश में बढ़ेगा, फिर ग्रेजुअली बढ़ेगा तो सही बट हौले हौले बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली टोटल प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, तो 3 स्टेजेस हो गए। पहला, जब टोटल प्रोडक्टिविटी तेजी तेजी से जोश जोश में बढ़ रहा था, है ना, मतलब अगर मान लो कि फर्स्ट लेबरर से 10 है तो सेकंड लेबरर से 30, थर्ड लेबरर से 80 हो गया, मतलब पहला लेबर से दूसरा लेबर में 20 से बढ़ा, दूसरा लेबर से तीसरा लेबर में 50 से बढ़ गया। बट इसके बियॉन्ड क्या होता है, अब आपका लेबर बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, बट इतना जोर से नहीं। पहले देखिए 30 से बढ़ा, 50 से बढ़ा, अब मान लीजिए आपने जब 4th लेबर लगाया तो 80 से सिर्फ 90 हुआ, मतलब केवल 10 से बढ़ा, तो बढ़ा तो सही बट जिस तेजी से बढ़ा वो स्लो हो गया, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। एंड फाइनली थर्ड स्टेज जहां पे टोटल प्रोडक्टिविटी पहले से भी कम हो जाता है, राइट। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको बताऊं तो इट सेज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, द टोटल प्रोडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली स्टार्ट्स फॉलिंग। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अपने कुछ अजम्पशंस याद रखेंगे। पहला कि ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है, दूसरा कि फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज करना पॉसिबल है, मतलब अगर एक मशीन पर मैंने 2 लेबरर्स लगाए हैं तो पॉसिबल है कि उसी मशीन पर मैं 3 लगाऊं लेबरर्स, 4 लेबरर्स लगाऊं, 5 लेबरर्स लगाऊं, मतलब फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज करना पॉसिबल है। अरे इसीलिए तो नाम पड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तीसरा अजम्पशन कि ये जो लॉ आपका अप्लाई होता है, इसमें याद रखना है कि जब अपने ये लॉ पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्थ अजम्पशन कि द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, मतलब जो आउटपुट में बदलाव आ रहा है वेरिएबल फैक्टर की वजह से वो आप कंप्यूट कर पा रहे हो। और फिफ्थ कि आपका जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर है, मतलब एक लेवल तक आप लेबरर्स को अप्लाई करके मशीन की कमी को पूरा कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट मशीन का काम मशीन ही करेगा, आप लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं करवा सकते। तो अगर मैं पांचों अजम्पशंस को समराइज करूं तो पहला अप्लाइज इन शॉर्ट रन, नंबर 2 पॉसिबल टू चेंज फैक्टर प्रोपोर्शन, तीसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर 4 ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 कि जो चेंज इन आउटपुट है ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर दैट कैन इजीली बी कंप्यूटेड, ठीक है ना। ये 5 अजम्पशंस हो गए। उसके बाद इसके डायग्राम में आप जब करोगे ना, आपको याद रखना है कि टोटल प्रोडक्टिविटी का जो डायग्राम आपका होगा वो एस शेप्ड कर्व होगा, एस शेप्ड कर्व होगा। अब एस में आप देखिए जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक ऐसा जगह होगा जब इंक्रीज हो रहा होगा बट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग पे मूव कर गया होगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, उस पॉइंट को अपने लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मूविंग ऑन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर याद रखना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है, और जब टोटल प्रोडक्टिविटी गिर जाता है तब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाता है। सर जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे स्टेज 1 कहां पे दिखाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के थोड़ा बाद स्टेज 1 को खत्म कीजिएगा, वहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो स्टेज 1 कहां खत्म होता है सर, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है। स्टेज 2 कहां खत्म होता है, जहां आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, एंड उसके बियॉन्ड आपका स्टेज 3 है ऑब्वियसली। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि एक रैशनल प्रोड्यूसर कहां ऑपरेट करना चाहेगा, आपका आंसर होना चाहिए स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 1 के अंदर तो अभी भी आउटपुट बढ़ रहा है। हाँ ये बात सच है कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में मूव करते समय इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट होने लग गया, ये सच है। बट अरे बाबा आउटपुट या टोटल प्रोडक्टिविटी तो अभी भी बढ़ रही है ना, इस वजह से अपने लोग को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि
इसका आंसर अपना स्टेज 2 होगा। स्टेज 3 में आप ऑब्वियसली नहीं रहना चाहोगे, बिकॉज स्टेज 3 में रिटर्न्स नेगेटिव हो गया, टोटल प्रोडक्ट फॉल करने लगा। तो बाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टेज 2 इज चोजन। फिर एग्जाम में आता है रीजंस फॉर ईच स्टेज, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो इसमें आप बोल देना बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर रीजन आए फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो उसका होगा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड, और दूसरा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तीसरा रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसमें आएगा लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिर उसका है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये सारे पॉइंट्स आपके आने लग गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो आप बोलना कि जब टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट तब एमपी इंक्रीज करता है, जब टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट तब एमपी फॉल करता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तब एमपी 0 होता है, और जब टीपी फॉल होता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। ये है आपका मेन रिलेशन। अगर आपका रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी आया तो आपने ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि जब तक एमपी मोर देन एपी होता है, मतलब एमपी कर्व एपी के ऊपर है, तब तब एपी राइज करेगा। जब एमपी और एपी एक दूसरे से इक्वल होता है तब एपी मैक्सिमम होता है, और यहीं पर स्टेज 1 खत्म होता है, याद रखना। नेक्स्ट, जब एमपी लेस देन एपी होता है तो एपी फॉल्स। याद रखना एमपी नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड प्रोडक्शन ओवरऑल खत्म। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल सिंपली लॉन्ग रन में अप्लाई करता है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल केवल अपने को ये बताता है कि जब आप 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग या नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न बोलेंगे, तो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फैक्टर प्रोपोर्शन पहला बात सेम रहेगा। जैसे पहले क्या हो रहा था, अगर आप एक लेबर या एक लैंड पे 2 लेबर लगा रहे थे तो एक लैंड पे 3 लेबर भी लगाना पॉसिबल था शॉर्ट रन में। इसमें क्या है, अगर एक लैंड पे 2 लेबर है तो अब दूसरा लैंड आएगा तो 4 लेबर होंगे, समझ गए। तो इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स ये बोलता है कि अगर आप सारे इनपुट्स को डबल कर दोगे तो आउटपुट डबल से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो अगर आपने इनपुट्स को डबल किया, मान लो एक लेबर की मतलब 2 लेबर की जगह 4 लेबर और एक लैंड की जगह 2 लैंड हो गया, तो अगर ऐसा है मतलब दोनों इनपुट्स अगर डबल हो गए तो जो आउटपुट होगा वो एग्जैक्टली डबल होगा कांस्टेंट रिटर्न्स में। और डिमिनिशिंग में जब इनपुट्स डबल होगा तो आउटपुट लेस देन डबल होगा। तीनों का एग्जांपल, जैसे मान लो एक ओरिजिनल कंडीशन सोच लो आप कि 2 लेबर है और एक लैंड है, ठीक है। अब आउटपुट इन लोग के साथ होता है 100 यूनिट्स कोई प्रोडक्ट का। अब अगर आपने 2 लेबर की जगह 4 लेबर और एक लैंड की जगह 2 लैंड कर दिया तो आउटपुट आपका 100 से डबल से ज्यादा यानी कि 220 हो जाएगा अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। 220 या 230, देखो 100 के डबल से ज्यादा हो गया, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एग्जैक्टली डबल होता मतलब 200 होता तो आपका कांस्टेंट रिटर्न्स होता। और मान लो 100 से बढ़ के 150 हुआ तो डबल से कम हुआ, बढ़ा लेकिन डबल से कम, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये हमारा खत्म करता है प्रोडक्शन वाले टॉपिक का रिवीजन। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूं आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो अपने अब रिवाइज करने लग रहे हैं कॉस्ट का पार्ट 1, ठीक है ना। तो कॉस्ट पार्ट 1 में सबसे पहले अपने जो स्टडी किए थे वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो थे वो एक बार याद दिला देते हैं। पहला था एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बिकॉज इसका अलग अलग नाम था। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट भी था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब आउटले कॉस्ट भी था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब अकाउंटिंग आउटले ये सब कॉस्ट था। ये क्या कॉस्ट होता है? द कॉस्ट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द कॉस्ट दैट रिजल्ट्स इन एक्चुअल आउटफ्लो। मतलब सच में यहाँ पर पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को हायर किए और आप उसको सैलरी दे रहे हो, तो जब आप किसी को हायर किए और भाई साहब आप उसको सैलरी दे रहे हो ना, जब आप किसी को हायर किए और आप उसको सैलरी दे रहे हो ना, दैट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट यार, ठीक है ना। दैट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट जब आप किसी को हायर करके उसको सैलरी दे रहे हो। नंबर 1 एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर आप लोग को बताए थे इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब। इम्प्लिसिट कॉस्ट तभी इनकर होता है जब आपके पास किसी चीज का ओनरशिप हो। पहला बात तो ये याद रखना, अगर आप कोई चीज के ओनर नहीं है तो घंटा इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर हो रहा है, कोई इम्प्लिसिट कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों सिंपली कि एक ऐसा कॉस्ट जहां पर एक्चुअल आउटफ्लो तो हो नहीं रहा है बट कुछ पैसे आ सकते थे जो नहीं आ रहे हैं।
एग्जाम्पल, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ्लैट है जिसको मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आई विल यूज इट एज माई प्राइवेट बिजनेस प्रॉपर्टी। अब क्योंकि मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो उस एक्स्ट्रा फ्लैट को मैं रेंट पर नहीं दे पा रहा, तो वो जो रेंट पे देता तो जो पैसा आता वो आने से रोक रहे हैं, दैट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब पैसे का जाना नहीं, आते हुए पैसे को मना करना, दैट्स इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये अपने लोग लास्ट क्लास कॉस्ट का क्लास 1 में किए थे डिस्कस, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग चले थे, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, उसके बाद हम लोग चले थे इकोनॉमिक कॉस्ट में। इकोनॉमिक कॉस्ट दो चीज को टोटल करके बनता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जहां पे पैसा जा रहा है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जहां पे आता हुआ पैसा को हम लोग रोक रहे हैं, ठीक है ना। फिर था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड गिवन अप, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्लास कर रहे हो या ये ऑडियो नोट को सुन रहे हो, तो इस मोमेंट में आप हो सकता है कि कोई गाना सुन रहे होते, कोई यूट्यूब लेक्चर देख रहे होते या यूट्यूब पर कुछ देख रहे होते, उसको आप सेक्रीफाइस किए, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है कि नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आए थे, वो था भैया मैंने आपको प्रोडक्शन पर ले जाकर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिवाइज करवाया था। क्या रिवाइज करवाया था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और अपने लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़े थे। एक बार याद दिला देते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जो टोटल प्रोडक्ट का शेप होता है वो एस शेप्ड होता है। क्या होता है? एस शेप्ड होता है। इसका मतलब प्रोडक्शन पहले जोर जोर से बढ़ रहा है, फिर प्रोडक्शन हौले हौले बढ़ रहा है, और फिर प्रोडक्शन इवेंचुअली जो है डिक्लाइन कर जाता है। ये था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, मैंने लास्ट क्लास में रिवाइज करवाया था और आपको बोला था कि जो टोटल प्रोडक्ट हो रहा है टोटल कॉस्ट में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। इसका मतलब जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, तो टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज होता है वो होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, तब कॉस्ट इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। इसीलिए आप लोगों को हम याद दिला दें कि लास्ट डे जब आप लोगों को टोटल कॉस्ट कर्व्स दिखाए थे, उसमें आपको बताया था कि जो टोटल कॉस्ट कर्व है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, अभी बस रट लीजिए, अभी बस रट लीजिए इस बात को जिसका क्लास नहीं देखा हुआ प्रीवियस। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इनवर्स एस होता है। क्या होता है? इनवर्स एस शेप। फिर से एवरीवन, शॉर्ट रन में हम लोग बात अभी शॉर्ट रन का कर रहे हैं। शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। और शॉर्ट रन में जो टीसी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप होता है दैट इज इनवर्स एस, दैट इज इनवर्स एस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काय को आंसर देना भाई, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट। अब भाई प्रोडक्शन तेजी तेजी से बढ़ेगा तो कॉस्ट धीमे धीमे बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन जो है वो धीमे धीमे बढ़ेगा तो कॉस्ट जोर जोर से बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जब गिरेगा तब कॉस्ट तो बहुत जोर से ऊपर भागेगा। एंड दैट्स व्हाई प्लीज रिमेंबर, टीसी और टीवीसी दोनों का शेप होता है इनवर्स एस, इनवर्स एस। टी मतलब टोटल, टी मतलब टोटल, इनवर्स एस। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आएगा ही आएगा, वाई? आंसर इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। प्लीज ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक दो क्वेश्चंस और बता दे रहे हैं जो यहां से बनता है। भैया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हम लोग शॉर्ट रन में, किसमें है? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में दो तरीके का कॉस्ट इनकर होता है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। भाई साहब जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है ना, वो तो आप कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं भी करोगे ना तो भी इनकर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक रूम में बैठ के क्लास कर रहे हो, मान लीजिए कि इस मोमेंट पर ये क्लास नहीं भी हो रहा होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस रूम का रेंट नहीं देना पड़ रहा होता। तो फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड इवन इफ नो प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। वहीं पर इस रूम के अंदर अगर हम लोग जहां पर कैपेसिटी 50 स्टूडेंट का है, वहां पर हम कैपेसिटी अगर 100 स्टूडेंट को भी भर दें तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही लगने वाला है। टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डजंट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स कॉस्ट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट डजंट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है तो भी उतना खर्चा लग रहा है, 100 हो रहा है तो भी उतना, 1000 हो रहा है तो भी उतना। इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट का जब ग्राफ बनाते हो, इट्स ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट्स ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
टोटल फिक्स कॉस्ट। एक बात और एग्जाम में आता है कि सर वेयर डज टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट फ्रॉम? टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। एग्जैक्टली एट द पॉइंट देखिएगा आप लोग कि हमेशा जो टोटल कॉस्ट कर्व है और टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, हमेशा सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा ऑन वाई एक्सिस। सर वाई इज इट सो? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द आंसर इज, देखो भैया, टोटल कॉस्ट होता है क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप अगर कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लो मैं चिप्स नहीं बना रहा, तो मेरे को आलू पे खर्चा करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा जीरो हो गया। बट तब भी आई हैव टू पे द रेंट फॉर द फैक्ट्री। सो कैन टीसी एवर बी जीरो? नो, इवन व्हेन नथिंग इज प्रोड्यूस्ड टीसी विल बी इक्वल्स टू TFC. इसीलिए द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC एंड TFC इज ऑलवेज द सेम, दैट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस. If they ask you, you have got to remember this here. Shape of TC and TVC is the same, which is inverse S. Which is inverse S due to law of variable proportion. Due to law of variable proportion. ओके, सो अब कॉस्ट के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेजेस का। पार्ट 1 में अपने टोटल्स का शेप डिस्कस किया, अब नंबर 2 में एवरेजेस का। अब देखिए, कोई भी एवरेज कॉस्ट निकालना है, जैसे मान लीजिए एवरेज कॉस्ट, जिसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है आपको तो हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। ठीक है, याद रखें आप कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों यू शेप्ड कर्व्स है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व्स दोनों शॉर्ट रन में यू शेप्ड कर्व्स है। ठीक है ना। और बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला देखिए आप, TFC बाई क्यू। TFC बाई क्यू है अगर, तो इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम है। अब आप क्वांटिटी डिनोमिनेटर बढ़ाते चलिए तो AFC गिरते चला जाएगा। याद रखिएगा, AFC का शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसको अपने लोग डिमांड के टाइम पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में भी पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद अब अपने अगर आगे बात करें तो रीजन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई इज AVC एंड AC कर्व यू शेप्ड। तो याद रखिएगा, शॉर्ट रन में AVC और AC कर्व यू शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। फिर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। AFC कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताई दिए हैं। कभी भी AFC कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि AFC जीरो हो गया। अब AFC कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि AFC होता है TFC बाई क्यू, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली एवरेज फिक्स कॉस्ट सर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसके बाद, क्योंकि कॉस्ट में मेन कॉन्सेप्ट यही वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताइए। तो मार्जिनल कॉस्ट का शेप भी यू शेप्ड है इन शॉर्ट रन। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो भी यू शेप है इन शॉर्ट रन। एग्जाम में अगर एनीबडी आस्क्स यू द रीजन कि भाई ऐसा क्यों है, तो आपका आंसर होना चाहिए अगेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर लॉन्ग रन में कॉस्ट का क्या शेप होता है। तो लॉन्ग रन में भी कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, उसको एनवेलप कर्व बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शॉर्ट रन कर्व्स होते हैं ना, उन्हीं को मिलाकर बनता है। इस वजह से लॉन्ग रन में भी यही होता है। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, AC और AVC, वापस शॉर्ट रन पे आते हैं। AC और AVC कर्व है तो दोनों यू शेप्ड, बट आप देखोगे कि दोनों के बीच में एक गैप होता है, उस गैप का नाम है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब शुरुआत में एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है, इसीलिए AC और AVC कर्व के बीच का गैप भी ज्यादा होता है। बट ग्रेजुअली ये AFC कम होते चला जाता है, आपको पता है, इसीलिए AC और AVC का गैप भी कम होता है। ऑब्वियसली ये लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि टच करना मतलब AFC का जीरो होना, और AFC कभी जीरो हो नहीं सकता। एक बात और याद रखिएगा कि जो AVC कर्व है ना, वो अपना मिनिमम यानी कि बॉटम पॉइंट AC के पहले टच करता है। रीजन है कि AC में AVC और AFC दोनों है, बट AVC तो केवल AVC है, इसीलिए अपना मिनिमम पॉइंट पे AVC पहले पहुंचता है, AC बाद में पहुंचता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आप लोग के, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। तो देखिए, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है तब एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता है। जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है तब क्या होता है, दोनों जब बराबर होता है इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो उस पॉइंट से आपका AC राइज करना शुरू करेगा। अब जब MC AC से ग्रेटर होता है, AC राइजेस। फिर से रिवाइज करवा देता हूं, व्हेन MC लेस देन AC, AC फॉल्स। व्हेन MC इक्वल्स टू AC,
where at the minimum point of AC, and beyond that when MC greater than AC rises. जो रिलेशन AC और MC का है, बस AC की जगह आप AVC रिप्लेस कर दो, एग्जैक्ट वो रिलेशन AVC और MC का भी है. ठीक है, तो गाइज दैट सम्स अप द सेकेंड पार्ट एंड द कॉस्ट इन टोटलिटी. बस एक बात याद रखना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अगर आपको जीरो क्वांटिटी लेवल पर या जीरो आउटपुट लेवल पर कोई कॉस्ट दिखाई पड़ रहा है, तो जो जीरो लेवल पर कॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली टोटल फिक्स कॉस्ट होगा. तो बस उसके बाद अब आपका जर्नी सिंपल है ना. दैट्स इट. हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूं आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस. आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं. अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा. ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी. ओके, सो ये अपने लोग का एक समरी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ पॉइंट where individual has achieved maximum satisfaction. Producers equilibrium means that producers have achieved maximum satisfaction, a point from where the producer will not want to move. अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने का कुल मिलाकर दो तरीका होता है. एक हो गया TRTC अप्रोच और एक हो गया अपना MRMC अप्रोच. नंबर 1. अब एक और चीज अपने लोग समझते हैं, इक्विलिब्रियम निकालने का दो तरीका TRTC अप्रोच और MRMC अप्रोच. और इन दोनों अप्रोचेस को अपने दो दुनिया के अंदर पढ़ते हैं. एक परफेक्ट कंपटीशन वाला दुनिया, वेयर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हर यूनिट को सेम ही प्राइस पर बेचा जाएगा. और एक आता है दूसरा दुनिया जहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, जहां पर टू सेल मोर वी विल रिड्यूस द प्राइस. ठीक है, अब कमिंग बैक टू MRMC अप्रोच. MRMC अप्रोच के अंदर अपने ध्यान रखेंगे दो कंडीशंस होता है इक्विलिब्रियम का. पहला कि MC इक्वल्स टू MR, नंबर 1, एंड नंबर 2 MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. अब अपने लोग इसका ग्राफ याद रखेंगे दोस्त कि चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन, दोनों जगह पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होगा वो यू शेप्ड ही होगा. बट MR कर्व, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन का बात करो तो एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन हो तो ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नजर आएगा. याद रखिएगा इक्विलिब्रियम हमेशा सेकेंड पॉइंट पर होगा, क्योंकि MR और MC दो जगह पे इक्वल होगा. जो सेकंड पॉइंट होगा जहां पर MC MR को नीचे से काट रहा होगा, इक्विलिब्रियम वहां पे अचीव होगा. ये हो गया गाइस हमारा MRMC अप्रोच का समरी. मूविंग ऑन टू द सेकंड अप्रोच, TRTC अप्रोच. TRTC अप्रोच बोलता है कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा, सोचिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज टोटल प्रॉफिट. तो एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो गैप हो वो मैक्सिमम हो. सो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम. तो अपने लोग को याद रखना है यहां पर यार, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो वैसे ही वाई एक्सिस से जाएगा और इनवर्स एस कर्व ले लेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बट जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो ओरिजिन से एकदम अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा. ठीक है, TRTC अप्रोच के अंदर याद रखना है TR इक्वल टू TC इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है. आप लोग देखिए कि TR और TC के बीच में मैक्सिमम गैप कहां पर है. जहां पर मैक्सिमम गैप होगा वही आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और उस लेवल पर जो क्वांटिटी एग्जिस्टिंग होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा. मूविंग टू इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइसेस आर रिड्यूस्ड टू सेल मोर, वहां पर भी कंडीशन यही है कि TR और TC के बीच का गैप मैक्सिमम होना चाहिए जिससे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और उसके बियॉन्ड टोटल प्रॉफिट लेवल शुड फॉल. इक्विलिब्रियम के लिए यहां पर अपने को याद रखना है कि TC का डायग्राम तो सेम है, इनवर्स एस कर्व बनेगा. बट जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जाएगा, फिर एक लेवल पर TR अपना मैक्सिमम अचीव करके हल्का सा नीचे की तरफ गिरेगा. बट कंडीशन रिमेन्स द सेम कि जहां पे TR और TC के बीच का गैप मैक्सिमम होगा वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा. दिस कंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का रिविजन. हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूं आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस. आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं. अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा. ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी. ओके, सो अब हम लोग जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म. इस टॉपिक के अंदर मेनली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, इक्विलिब्रियम डिसाइड कैसे होता है. नंबर 2, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे होता है. एंड पॉइंट नंबर 3, मार्केट इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस विच इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग. ठीक है, एक एक करके समझते हैं. देखिए, कभी भी मार्केट मैकेनिज्म के टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले दे विल आस्क कि मान लीजिए ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस का और क्वांटिटी का कहीं हुआ करता था, अब मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया,
राइट। या फिर लेट्स से कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया या कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, सब्सिडी बढ़ गई या टैक्सेस बढ़ गए, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, तो आपको पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई इस टॉपिक के पहले रिवाइज कर लेना चाहिए। मैं अज्यूम करता हूं आपने रिवाइज कर लिया है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, जब अपने मार्केट इक्विलिब्रियम पर आते हैं ना, तो सबसे पहले ओरिजिनल मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है आपको पता है। लेफ्ट से राइट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो एक सीजर जैसा शेप बनता है, क्रॉस बनता है, जहां पर इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइंस का। उसको अगर आप वाई एक्सिस की तरफ खींच दें तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस का पता लग जाता है, और आप नीचे एक्स एक्सिस की तरफ खींच दें तो आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का पता लग जाता है। अब होता क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कभी भी अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, एंड जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, आप जानते हो कि प्राइसेस, क्योंकि एक्सेस डिमांड है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ टनेगा। जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ टनेगा, और जब भी मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगा, प्राइसेस को रिड्यूस किया जाएगा टू सेल द एक्सेस सप्लाई। ठीक है, तो फिर से एक्सेस डिमांड में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगा, एक्सेस सप्लाई में क्या होगा, प्राइसेस घटेगा। ठीक है सर। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, तो आप लोग को पता है कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जो भी हो रहा है, पहले तो आप हमेशा याद रखना, आप ओरिजिनल क्रॉस बना के ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालोगे। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट कर रहा है उस तरह से शिफ्ट करके एक नया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बता दीजिए। मैं आता हूं अब आप लोग के पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या है सर? प्राइस सीलिंग दोस्तों लगता है एसेंशियल आइटम्स पे, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों का मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के बिलो, जी हां नाम है प्राइस सीलिंग, बट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज है और जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम प्राइस हर कंज्यूमर अफोर्ड कर सके। तो इसीलिए कुछ नेसेसिटीज के लिए, कॉमन पीपल के लिए प्राइस को, यानी कि प्राइस सीलिंग को इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रखा जाता है जिससे हर कोई खरीद सके। बट सर, अगर कोई भी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में बिकेगा तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, एंड इस एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा सर, प्राइसेस भागेंगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करता है दोस्तों, यहां पर रैशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें जो वो लेसर प्राइस है ना, जिसमें वो जो लेसर प्राइस है ना, वो लेसर प्राइस में आपको कुछ कमोडिटीज ही मिलेंगी, इनफाइनाइट कमोडिटीज आपको नहीं मिलेगी। कुछ कमोडिटीज जैसे फॉर एग्जांपल 2 kg आटा, 2 किलो आटा, उसके बियॉन्ड आपको रेगुलर प्राइस ही देना पड़ेगा। मार्केट मतलब बिलो जो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल सेट है विच इज प्राइस सीलिंग, वो आप लोगों को खाली उतना ही अफोर्ड करवाएगा जितना एक कंज्यूमर का जरूरत है कि नहीं है। वो आपका नीड पूरा करने के लिए है, ग्रीड पूरा करने के लिए नहीं। तो ये रैशनिंग सिस्टम है। बट रैशनिंग सिस्टम का एक कंसिक्वेंस आ सकता है, प्राइस सीलिंग का एक कंसिक्वेंस आ सकता है। याद रखिएगा, प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट होता है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सेसिव प्राइसेस। इसका एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सेस डिमांड होता है, तो इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस होता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होने लगते हैं जहां पे चीजें गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइसेस से ज्यादा में बिकने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस सीलिंग। ठीक इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों प्राइस फ्लोर। ये प्राइस फ्लोर क्या है सर? तो दोस्तों अगर मैं आपको प्राइस फ्लोर समझाऊं, प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्राइस सीलिंग में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, प्राइस फ्लोर में फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर रहा है। इसमें होता क्या है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है प्राइसेस, या मिनिमम प्राइस एज वी कॉल इट, क्योंकि हम लोग प्राइस फ्लोर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फ्लोर प्राइस बोल रहे हैं मतलब फीलिंग आता है नीचे का, बट यहां पर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दोस्तों हो ही सकता है कि भले ही इक्विलिब्रियम प्राइस कुछ भी आए, कुछ प्रोड्यूसर्स का कहना हो कि सर इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सरकार को या किसी को भी प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि हमारा कॉस्ट इतना है। तो गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए ऑब्वियसली क्या करेगी, आप लोग सब अग्री करोगे कि सर गवर्नमेंट उस सिनेरियो में बचाने के लिए क्या करती है कि गवर्नमेंट जो प्राइसेस है अपने, गवर्नमेंट उस समय बचाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट जो प्राइसेस है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करती है।
ठीक है ना। ये हो गया प्राइस फ्लोर। सर लेकिन अगर कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर कोई प्राइस सेट हो तो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाता है। यस सर। तो अगर मान लीजिए एक्सेस सप्लाई हुआ तो गवर्नमेंट प्राइस नीचे नहीं आने देता। गवर्नमेंट फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को कहता है कि भाई तुम हमें बेच देना, हम बफर स्टॉक बिल्ड कर लेंगे जिसे हम कंट्री का कोई भी जरूरत हो उस समय यूज कर लेंगे। ये है। तो एक बात याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का कंपैरिजन या डिफरेंस। प्राइस सीलिंग जो है गाइस, वो प्राइस सीलिंग जो सेट हुआ करता था वो सेट हुआ करता था इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइस सीलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जिधर एक्सेस डिमांड होता था जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट्स क्रिएट होते थे और गवर्नमेंट रैशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करता था। पर जो प्राइस फ्लोर है इसको गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करता है और प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट प्राइसेस को इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करता है जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई होता है और गवर्नमेंट उस एक्सेस सप्लाई को बाई करके बफर स्टॉक बिल्ड कर लेता है। दिस सम्स अप अवर चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म। हाँ जी दोस्तों, सो मैं हूं आशीष केडिया फ्रॉम केडिया क्लासेस। आइए अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस ऑडियो नोट को ठीक से सुन लो तो प्रिपरेशन हो जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, स्पॉइलर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो ये अपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट का रिवीजन करने लग रहे हैं। मार्केट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर दे कैन कम एंड स्ट्राइक अ डील रिगार्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे बायर और सेलर्स मिलते हैं, पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं और प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर्स का बात करें ना तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरीके का होता है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अपने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली तीनों को पढ़ते हैं। तो कुल मिला के सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो चार तरीके का मार्केट हो गया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। एक फिफ्थ जरूर होता है जिसको बोलते हैं मोनोप्सनी मार्केट, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला आपका आ गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यार ये एक ऐसा मार्केट है, इसका फीचर्स आप लोग पहले सुन लो। नंबर 1, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नंबर 4, perfect mobility of factors. Number 5, perfect knowledge among buyers and sellers. Number 6, absence of transportation cost. And number 7, absence of selling costs. सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, इसका मतलब कि किसी एक बायर या सेलर के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, प्राइसेस ना बायर डिसाइड करता है ना सेलर, मार्केट डिसाइड करता है प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट आर एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका। न केवल प्रोडक्ट का साइज, क्वालिटी ये सब सेम है, बल्कि अगर कोई डिस्काउंट या वारंटी भी है तो दोनों प्रोडक्ट्स पर सेम होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब आपको जब एंटर करना आप एंटर कीजिए, जब आपको एग्जिट करना आप मार्केट से एंटर कीजिए, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट आप लोगों का है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब बायर्स के पास मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है और सेलर्स के पास मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है। तो ना बायर सेलर को अफेक्ट कर सकता है ना सेलर बायर को। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सेलर सोचते हैं कि हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे, तो क्योंकि मार्केट पे इनफाइनाइट सेलर्स है तो अब बायर्स को पता चल जाएगा, तो एक भी सेलर अगर प्राइस बढ़ाता है तो कोई उससे नहीं खरीदेगा। सिमिलरली अगर एक भी सेलर सोचता है हम प्राइस कम कर दे तो सारे बायर्स मेरे से खरीदने लगेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि सारे सेलर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब सिमिलर है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि अगर आज किसी सेलर को मार्केट में एंटर करना है और प्रोडक्ट को सेल करना है, वो एंटर कर सकता है, उसको एग्जिट करना है, दे कैन एग्जिट। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, मान लीजिए आज एज अ सेलर मैं सोचता हूं कि मुझे मार्केट एग्जिट करना है, तो मैं अपने जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहा था उसको मैं दूसरे यूज पर डाल सकूंगा। ये है परफेक्ट मोबिलिटी। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहे। इस मार्केट में याद रखिएगा प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं होता है, पूरे मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस होता है और वो प्राइस मार्केट डिटरमाइन करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एक और लेवल प्योर कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन का जो पहला 3 फीचर्स था, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। प्योर कंपटीशन में केवल ये 3 फीचर्स होते हैं। क्या 3? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट।
अब दोस्तों अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ कैसा दिखता है उस पर आए, तो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखिए, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। तो यहाँ पर जो आपका डिमांड कर्व बनेगा, यही इसको आप AR कर्व भी बोलते हो, MR कर्व भी बोलते हो। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आप बोल लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या फीचर्स है सर? नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर 2, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नंबर 4, perfect knowledge among buyers and sellers. Number 5, perfect mobility of factors of production. Number 6, absence of transportation cost. And number 7, absence of selling यानी कि advertisement expenses, selling cost या advertisement expenses। अब हम लोग अगर चले मोनोपोली मार्केट में, ये दोस्तों एक ऐसा मार्केट है जिसमें एक सिंगल सेलर है ना, और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो पहले दो फीचर यही हो गए, सिंगल सेलर और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जहां पर परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट था, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोली का एग्जांपल्स एग्जिस्ट करता है, जैसे इंडियन रेलवेज। यहां पर सिंगल सेलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इसमें नहीं है। और यहां पर खास बात है, रेस्ट्रिक्शन है एंट्री एंड एग्जिट पे। मतलब जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसको एंटर करना है, एग्जिट करना है, कर सकता था, इस मार्केट में दोस्तों रेस्ट्रिक्शन होते हैं। किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस वो भी अपने पढ़ेंगे, बट पहले 3 फीचर्स है, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। 4th फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक सेलर एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है, जैसे इंडियन रेलवेज करती है, जहां पर एक हैंडीकैप्ड को अलग प्राइस देना पड़ता है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अलग प्राइस देना पड़ता है, राइट। मूविंग ऑन, प्राइस मेकर। इस मार्केट के अंदर सेलर ही प्राइस डिसाइड करता है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस, यहां पर सेलर ही प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर कि मोनोपोली का इमर्जेंस का रीजंस क्या है, या व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस टू एंट्री इन अ मोनोपोली मार्केट। तो इसमें सबसे पहला है, गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग चाहिए होता है, जिसमें काफी लोग पीछे रह जाते हैं। पेटेंट राइट्स नहीं होता लोगों के पास। कार्टेल कुड बी अ रीजन, या नॉलेज ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स या टेक्नोलॉजी। जैसे आपको पता होगा, डी बियर्स नाम की एक कंपनी है जिसका डायमंड का बिजनेस है, उसने अफ्रीकन माइंस पर अपना कंट्रोल खरीद लिया था। तो ये जो स्पेशल कंट्रोल आ गया रॉ मटेरियल्स पे, इसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्री में हर कोई नहीं घुस पाएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में आज एक मोनोपोलिस्ट को प्रोडक्ट बेचना है ना, एक लेवल तक तो बेच लेगा अपने डिसाइडेड प्राइस पर, ज्यादा बेचने के लिए उसे भी प्राइस रिड्यूस करना होगा। इसीलिए इसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लाइक अ डिमांड कर्व, है ना, जो कि एक ट्रेडिशनल डिमांड कर्व होता है। एंड यहां पर ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मोनोपोली मार्केट। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर। दोस्तों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। कैसे सर? अब आप देखो, मान लो कि आप एक एग्जांपल ले लो, शू इंडस्ट्री। अब शू इंडस्ट्री में आप देखो, एडिडास है, प्यूमा है, रिबॉक है, नाइकी है, ऐसे करके ब्रांड्स है, बाटा है। तो अब हर ब्रांड का एक मोनोपोली पावर है कि जो कंज्यूमर उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहा है वो उसी का खरीदना चाहता है। बट हर ब्रांड को अपने मोनोपोली पावर होने के साथ साथ कंपीट करना पड़ता है अदर ब्रांड्स के साथ जिनका सिमिलर मोनोपोली पावर है। इस वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। नॉट दैट ब्रांड हैज अ मोनोपोली पावर बट हैज टू compete with other brands having similar monopoly power, hence the name monopolistic competition। इसके बाद अगर मैं आपको समझाऊं तो फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कम बट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हर सेलर अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्ट में माइनर वेरिएशंस करके, कुछ ना कुछ करके, ठीक है ना। इसके बाद चाहे आप वारंटी ज्यादा दो, गारंटी ज्यादा दो, कुछ ऐसा करके। सेलिंग कॉस्ट, मतलब इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर होता है। नंबर 4, यहां पर भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। नंबर 5, परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। और यहां पर कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, नॉन प्राइस नेचर का होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है जो सेलर्स लोग हैं वो कंपीट करते हैं मार्केट में नॉट बाय रिड्यूसिंग प्राइस बट बाय शोइंग देयर ब्रांड्स बेटर थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स एंड ऑल। तो इसमें जो मेन फीचर्स है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर 2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नंबर 3 सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड, नंबर 4 फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंड नंबर 5 नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब कंपीट करेंगे बट प्राइस रिड्यूस करके गंदा गेम नहीं खेलेंगे, अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे आपसे, बट बेचने के लिए ज्यादा जस्ट प्राइस नहीं लेस करेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है दोस्तों।
तो सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली का डिमांड कर्व में कोई अंतर नहीं है क्या? हाँ जी है। क्या अंतर है सर? सबसे बड़ा अंतर यह है कि आप लोग अगर ध्यान देंगे तो पहला बात तो दोनों में डाउनवर्ड स्लोपिंग है और दोनों में MR लेस देन AR होता है। लेकिन एक फर्क है कि जो डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा ना, वो ज्यादा इलास्टिक होगा, वो ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा इलास्टिक मतलब ज्यादा फ्लैटर होगा, मोनोपोली में हल्का सा नैरो होगा, ठीक है ना? ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर आते हैं ओलिगोपोली मार्केट। दोस्तों ये वो मार्केट है जिसमें फ्यू सेलर्स है। अब इसमें आपका एक एग्जांपल हो गया जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में आप देखो, क्या तो आप कोको कोला को जानते हो या पेप्सी को जानते हो, बाकी जितने प्रोडक्ट्स है सब उसी के ब्रांड्स है। एयरबस एंड बोइंग हो गया। अच्छा, वो ओलिगोपोली मार्केट जिसमें सिर्फ 2 सेलर्स हो ना, उसको डुओपोली बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब अगर मैं आपको बताऊं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, तो सबसे पहला है फ्यू फर्म्स। नंबर 2 इसका स्पेशल फीचर है इंटरडिपेंडेंस, मतलब हर फर्म ये देखता रहता है कि दूसरा फर्म क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए कि कोको कोला एक कैन का कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है तो पेप्सी भी कैन का कोल्ड ड्रिंक ले आएगा। अगर कोको कोला 2 लीटर का बॉटल लाता है तो पेप्सी भी ले आएगा। दैट इज द काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। यहां पर जो है नॉन प्राइस कंपटीशन, यहां पर भी ये लोग मोटा मोटी प्राइस रिड्यूस करके नहीं बल्कि ब्रांड्स को अपना बेहतर दिखाकर कॉम्पीट करते हैं। इधर पे कुछ हद तक बैरियर्स होती है टू दी एंट्री। यहां पर बहुत अग्रेसिवली सेलिंग कॉस्ट यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनकर होता है। इसका जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट है या किंक्ड शेप का है, मतलब इसका डिमांड कर्व बनाया नहीं जा सकता, ठीक है? एंड गाइस फाइनली अपने चलते हैं एक और मार्केट पर जिसका नाम है मोनोप्सनी। मोनोप्सनी एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिंगल बायर और मल्टीपल सेलर्स है। अब जैसे इंडियन रेलवेज में जो मान लीजिए कि नीचे में स्टील रिम्स लगता है या आयरन रिम्स लगता है, वो तो बायर सिर्फ रेलवेज है, बट सेलर्स बहुत सारे लोग आयरन और स्टील का कर रहे हैं काम। तो ये चीज हो गया, दैट इज अ मोनोप्सनी मार्केट। This covers our entire market structures.